नमस्ते। मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे फिर से हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम के लिए। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। अ, ईरान, इज़राइल और अमेरिका की लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन उसके अलावा भी देश में चुनाव का भी वो है। 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव है। लेकिन इससे अहम मुझे लगता है कि एक सवाल इसलिए ज़रूरी है, 2 सवाल हैं, जिसपे मैं ज़रा आपसे आप उसकी व्याख्या करिए और ज़रा समझाने की कोशिश करिए मुझे भी, दर्शकों को भी। एक राघव चड्ढा का मामला आया है। वो राज्यसभा के मेंबर हैं, आम आदमी पार्टी के एक समय सबसे चहेते अरविंद केजरीवाल के थे। सारे लोगों को गुस्सा करके भी उनको उन्होंने पंजाब का कमान सौंपी थी और टू बी फेयर टू राघव चड्ढा, उन्होंने वो डिलीवर भी किया, पंजाब में वो सरकार आई। उसके बाद ये ज़रूर है कि जब अरविंद केजरीवाल साहब जेल गए, बाकी लोग जेल गए, तो वो बिल्कुल वो भाग के, ऐसा कहा गया था उस समय, वो इंग्लैंड चले गए थे। मैं भाग के शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये उनके विरोधी कहते थे। उनकी तरफ से हल्का से आता था कि मैं अपनी आँख का इलाज कराने गया था। कुछ इस तरह की बातें आती थी। लेकिन अब तो सारी मामला सामने आ गया है कि राघव चड्ढा को वो हटा सकते नहीं हैं। उनके 8 शायद, हाँ, 8 हैं उनके एमपी राज्यसभा में। उसमें से स्वाति मालीवाल, जो आपकी फिर से सबसे खास थी, वो आपके साथ नहीं है। राघव चड्ढा को आप बाहर कर दे रहे हैं। सबके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो भाजपा से मिल गए हैं, भाजपा से मिल गए हैं। मैं जरा समझना चाहता हूँ अभय भाई, की एक ऐसी पार्टी जिसमें बहुत प्रॉमिसिंग था, जिसमें बहुत देश के आला दर्जे के लोगों ने कहा था कि इसके साथ कुछ हो सकता है। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। उसने उन पार्टीज को छोड़ा। तो कहीं न कहीं ये नेतृत्व के ऊपर भी तो होता है कि वो भटक गया है या उसको वो नेतृत्व नहीं करना आता है। वो नौकरशाह लोग हैं, उनको पॉलिटिक्स और नौकरशाही के बीच का फ़र्क नहीं मालूम है। और मैं इस चीज़ से अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब चीफ बी बे जब चीफ मिनिस्टर थे तो चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे। तो हम ये उम्मीद करते थे कि वो संगठन का काम, पार्टी का काम ज़्यादा देखेंगे। मैं इसी से शुरुआत करना चाहता हूँ। ये राघव चड्ढा का जो एपिसोड है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस तरह के प्रकरणों में एक बड़ा प्रलोभन होता है इसका विश्लेषण करते समय कि हम इसके या उसके पक्ष में खड़े हो जाएं। राघव चड्ढा आज जो बात कह रहे हैं हम उसका समर्थन करने लगें और उसके इस डंडा लेके हम अरविंद केजरीवाल की पिटाई कर दें, या अरविंद केजरीवाल जो बात कर रहे हैं उसको बुलंद करते हुए हम राघव चड्ढा के ऊपर डंडा लेके पिल पड़ें। इस प्रकार का प्रलोभन बहुत होता है और इस तरह की समस्याएं सभी पार्टियों और सभी संगठनों में किसी ने कभी आती हैं। एक व्यक्ति जो सर्वोच्च नेता का चहेता होता है और उस चहेते होने के कारण अपनी योग्यता के कारण भी बहुत से लोग चहेते होते हैं। जरूरी नहीं कि चहेता शब्द थोड़ा सा थोड़ा हाँ, सा दिक्कत तलब शब्द है, उसके दूसरे मतलब भी निकलते हैं। हाँ। आप फेवरेट जिसको कहते हैं आप हैं, तो कोई व्यक्ति इतना योग्य होता है कि वो सर्वोच्च नेतृत्व जो है ना, वो उसको पसंद करने लगता है और फिर उसको लगातार संगठन के अंदर उसकी प्रगति होती है। मैं समझता हूँ राघव चड्ढा वाला मामला बिल्कुल ऐसा ही है। मैं पहली बार राघव चड्ढा से मिला था एनडीटीवी पर, एक जो चर्चा चल रही थी उसमें वो आए थे आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। पुरानी बात है, जब इनकी सरकार बनी ही थी नई। तो आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी बात होगी। तो मैं जिस तरह से वो बोले, मुझसे तो केवल उनकी दुआ सलाम हुई। वहां पर हम लोगों ने अपने फोन का आदान प्रदान किया, फोन नंबर का आदान प्रदान किया और जिस तरह बोले मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक बार दूरदर्शन के ऊपर एक पैनल में उनसे मुलाकात हुई। मेरे साथ सुधींद्र भदौरिया भी थे और हम सुधींद्र को और मुझे दोनों को राघव का बोलना, जिस तरह बात हुई, वो अंग्रेजी में हो रही थी चर्चा, तो वो भी हम लोगों को अच्छा लगा। उसके बाद में फिर जब आम आदमी पार्टी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की निकासी हुई, तो एक बार ऐसा लगा कि शायद आतिशी और राघव चड्ढा को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, ये मानकर कि ये लोग उनके साथ हैं। लेकिन इन लोगों ने बाद में पार्टी के साथ में अपनी निष्ठा को साबित किया और फिर इनकी पार्टी की मुख्य धारा में इन लोगों की वापसी हुई। दोनों फिर से प्रवक्ता बनाए गए और दोनों की तरक्की हुई। आतिशी मुख्यमंत्री पद तक पहुंची, आज वो विपक्ष की नेता हैं दिल्ली विधानसभा में, और राघव चड्ढा को राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त हुई। पंजाब में उन्होंने चुनाव लड़वाया और कामयाबी हासिल की, जैसा कि आपने कहा। तो मुझे तो लगता है कि इतना सुंदर राजनीतिक करियर जो आतिशी या राघव चड्ढा को मिला,
वो एक मिसाल के काबिल कैरियर था किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि भद्र समाज से आता है, खूब पढ़ा लिखा है, और वो चाहता तो उस भद्र समाज में रहकर और भी बहुत तरीके से अपनी जिंदगी को गुलो गुलजार कर सकता था, लेकिन उसने राजनीति चुनी, चुनाव लड़ने की गहमा गहमी चुनी उसने, और राजनीति के जरिए जन सेवा को चुना। तो फिर ये ऐसा जब होता है फिर तो बहुत दुख होता है देख के कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल कुछ बात बनी नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ बात समझ में नहीं आती है। मैं इसका मतलब आनंद जी ये समझता हूं कि जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, समस्या वहां पे निहित है। जो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल का जो ढांचा है, समस्या वहां पे निहित है। अगर आप वहां समस्या नहीं देखेंगे तो फिर आप व्यक्तियों के पक्ष और विपक्ष में बोलने लगेंगे। राघव के पक्ष में बोलेंगे तो वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चला जाएगा, अरविंद के पक्ष में बोलेंगे तो राघव के खिलाफ चला जाएगा। ये इस तरह से हम लोग समीक्षा करने लगेंगे और वो उसकी कोई तुक नहीं होगी। देखिए, आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी है। आम आदमी पार्टी विचारधारात्मक पार्टी नहीं है, उसकी कोई स्पष्ट विचारधारा ऐसी कि कम्युनिस्ट पार्टी की होती है या बीजेपी दावा करती है वैसी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है। जातिगत समर्थन की जमा पूंजी से वो पार्टी नहीं चलती, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी चलती है या राष्ट्रीय जनता दल चलता है या समाजवादी पार्टी चलती है और बहुतेरी पार्टियां चलती हैं, मतलब वैसी पार्टी भी नहीं है। एक अलग तरह की पार्टी थी। इसका अलग तरह का होना ही इसके प्रति कुछ नई उम्मीदें जगाता था। इसने चुनाव लड़ने का एक किफायती मॉडल भी शुरू में विकसित किया था। पहला चुनाव जीता था 2015 वाला, उससे पहले 2013 का चुनाव जो लड़ा था वो, इसमें स्वयंसेवी भावना, वॉलंटरी स्पिरिट जो है वो जबरदस्त दिखाई पड़ती थी। इन सब बातों ने मेरे जैसे व्यक्ति को इसकी तरफ आकर्षित किया और मुझे लगा कि ये जो मौजूदा पार्टियां हैं, इस पार्टी सिस्टम में एक नवागंतुक है, नया कदम रखा है किसी ने, इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इसका समर्थन किया जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि चाहे ये पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, अगर इस प्रकार की खूबियां किसी भी दल में दिखें तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए, बिना इसकी चिंता किए हुए कि उससे पुरानी जमी हुई पार्टियां आपसे नाराज हो जाएंगी। वो तो चाहती हैं कि वफादारियां या तो उनके पक्ष में हो या उनके खिलाफ हो, उसके बीच में कहीं वफादारियां होंगी तो उनको 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 दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है भारत के अंदर, उस राजनीति, उसमें एक विकृति है। वो विकृति ये है कि वो जब किसी से कोई संबंध बिगड़ना शुरू होते हैं, चाहे वो उस व्यक्ति की वजह से बिगड़ना शुरू हो रहे हो या उस व्यक्ति के खिलाफ साजिश के कारण बिगड़ना शुरू हो रहे हो, कोई भी कारण हो सकता है, मुझे नहीं पता है क्या कारण है। कौन कह सकता है? कोई दावा कर सकता है कि उसे पता है? केवल राघव को पता होगा या राघव के खिलाफ जिन्होंने एक्शन लिया उनको बात पता होगी, बाकी तो किसी को पता ही नहीं होगा ये बात। अच्छा, जो बातें कहीं भी जा रही हैं दोनों तरफ से, वो हर एक बात बना चुना के कही जाती है, अपने हिसाब से अपने पक्ष में कही जाती है। पार्टी के भीतर एक मैकेनिज्म की जरूरत है, मैं ये कह रहा हूं, और वो मैकेनिज्म ये है, ये होना चाहिए कि अगर कोई संभावनाशील नेता है, मान लीजिए कुछ समय के लिए उसकी पटरी नहीं खा रही है या कुछ गड़बड़ हो गया है, उसका ही वो खुद भी अनमना हो गया है, मान लीजिए किसी वजह से, हो सकता है कोई ऐसी वजह हो कि आदमी राजनीति की गहमा गहमी से अनमना हो गया हो और वो उसके अंदर एक 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 सॉफ्ट ऑप्शन की तलाश कर रहा हो उसके अंदर, या उसके बाहर निकल जाना चाहता हो, या वो उस जद्दोजहद से दूर रहना चाहता हो, या मान लीजिए उससे कोई खतरा ही दिख गया हो उसके अंदर कोई बड़ा है, उस खतरे से दूर रहना चाहता हो। ये सब मानवीय स्वभाव है, सहज मानवीय स्वभाव है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी इन पार्टियों में, संगठनों में कोई कोना होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, आजादी का जो आंदोलन था उसको गांधी जी जिस तरह चलाते थे, उसमें इस प्रकार की कई व्यवस्थाएं थी। आजादी के आंदोलन का केवल धरना प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन यही नहीं था। आजादी का आंदोलन एक सांस्कृतिक आंदोलन भी था। उसमें क्या होता था कि उसमें भाषा के सवाल पे भी जद्दोजहद होती थी, कई सवालों के ऊपर, समाज सुधार के सवाल पे भी जद्दोजहद होती थी, जाति के प्रश्न के ऊपर भी जद्दोजहद होती थी। ये सारी जद्दोजहद होती रहती थी उसके अंदर। जैसे भाषा के सवाल पे गांधी जी का पुरुषोत्तम दास टंडन से जद्दोजहद होती थी। पुरुषोत्तम दास टंडन जिस प्रकार की हिंदी की समर्थक थे, गांधी जी उस प्रकार की हिंदी के समर्थक नहीं थे। और तो गांधी जी जब हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति हुए तो उन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन को बुलाया और उनसे कहा कि अब आप दक्षिण भारत में जाकर हिंदी का प्रचार कीजिए।
तो पुरुषोत्तम, तो बाद में लोगों ने पूछा, बापू आपने इनको दक्षिण भारत क्यों भेज दिया? उन्होंने कि वो जिस तरह की हिंदी का प्रचार करते हैं वो दक्षिण भारत में बहुत लाभकारी होगा उसका प्रचार करना, और हम लोग जिस इलाके की बात कर रहे हैं वहां पर हिंदुस्तानी का प्रचार करना ही लाभकारी होगा। और वो राजर्षि हैं, पुरुषोत्तम शरण को राजर्षि कहा जाता था भाई। और देखिए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपा ऐसे विचारों के नहीं थे। बहुत गलतफहमी है लोगों को कि संस्कृत हिंदी के समर्थक होने के कारण वो ऐसे थे। पुरुषोत्तम दास टंडन, संपूर्णानंद, ये सब लोग समाजवादी विचारों के समर्थक थे। कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के भीतर जो समाजवादी टोला था, इसके ऊपर बाकायदा समाज विज्ञान में काम किया गया है कि किस तरीके से लोग कांग्रेस के अंदर वामपंथी टोले के सदस्य थे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हर पार्टी के अंदर और हर नेता के अंदर इस प्रकार की खूबी होनी चाहिए कि वो सभी तरह के तत्वों को, ऐसे तत्व भी उनकी निगाह में चढ़े रहे जो कि आगे बढ़कर जद्दोजहद करने पे आमादा हो, तैयार हो, उनमें उन्हें मजा मिल रहा हो। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो एक वक्त में आगे बढ़कर जद्दोजहद करे और बाद में कहे कि भाई अब हम फिलहाल कुछ दिन नहीं करने वाले हैं ऐसा। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टियों में एक होल टाइमर नाम का जीव होता है। कम्युनिस्ट पार्टियां इस पर टिकी होती हैं। तो कभी कभी तो बहुत उत्साह से काम करता है, उसके जीवन में एक ऐसा दौर आता है कि जब वो पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते हुए भी उस तरह की पहलकदमियां नहीं ले पाता, उस तरह की संघर्षों में कूदने के लिए तैयार नहीं होता। पारिवारिक कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी कारण हो सकते हैं, विचारधारा के प्रति निष्ठा डिग जाने वाला कारण भी होता है। ये सब होता है। तो उसको भी पार्टी के अंदर कैसे रखा जाए? भाई ऐसा तो नहीं है, देखिए योगेंद्र यादव के ऊपर और प्रशांत भूषण के ऊपर मान लीजिए ये आरोप लगाया जा सकता है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की अथॉरिटी को, उनको चुनौती दी थी, उनके नेतृत्व को चुनौती दी थी। वो उनको उनकी जगह, हमें नहीं पता सही गलत क्या है, मुझे नहीं पता, उनके नेतृत्व को चुनौती दी थी इसलिए उनको निकाल दिया गया या उससे अलगाव हो गया, जो भी हुआ वो है। लेकिन राघव चड्ढा के ऊपर ये इल्जाम नहीं है। राघव चड्ढा के ऊपर ये इल्जाम नहीं है कि उन्होंने अरविंद के नेतृत्व को चुनौती दी, या वो पार्टी के सर्वोच्च नेता बन जाना चाहते थे, या वो फलाना पद उन्हें नहीं दिया गया इसलिए वो नाराज हो गए। ये सब नहीं है बात उनके साथ में। उनके ऊपर एक जो इल्जाम लगाया गया है वो ये है कि वो राजनीति को सॉफ्ट पेडलिंग कर रहे हैं। भाई एयरपोर्ट पर समोसा महंगा है, ये सवाल उठा रहे हैं बजाय इसके, और इससे वो एक सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। और जो जद्दोजहद वाले सवाल हैं जिसमें आप सत्ताधारी दल के साथ में एक तीखे और मारामारी के संघर्ष में पहुंच मैं व्यस्त होना पड़ता है आपको, वो काम नहीं कर रहे हैं ये। जैसे कि उनके ऊपर एक आरोप है कि उन्होंने जब नेता सांसद लोग बायकाट कर रहे थे तो उस बायकाट में उन्होंने साथ नहीं दिया, या वो ऐसे नरम किस्म के सवाल उठा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो व्यक्ति एक वक्त में आपकी पार्टी का उभरता हुआ सितारा था, आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो पार्टी में बना रहे। अगर वो खुली बगावत कर रहा है तो अलग बात है, फिर तो हम ये चर्चा ही नहीं करेंगे कि भाई वो आप दूसरी पार्टी में जाना चाहता है। उसको उसमें पार्टी में बनाए रखने के मैकेनिज्म होने चाहिए, और ये केवल आम आदमी पार्टी पे ही लागू नहीं है, सारी पार्टियों पर लागू होना चाहिए। और दुर्भाग्य यह है कि पार्टियों में इस तरह के मैकेनिज्म उत्तरोत्तर कम होते चले जा रहे हैं। नेता अगर उदार है बहुत, तो वो निजी तौर पर कुछ लोगों के लिए ऐसी गुंजाइशें बना देता है, लेकिन वो भी ठीक बात नहीं है, वो पर्याप्त बात नहीं है। पार्टी के अंदर बाकायदा संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार के लोग कुछ दिन आराम फरमाएं, वहां पर फिर से एनर्जी और जोश पैदा करें और फिर लग जाएं उसके अंदर। मैं एक कम्युनिस्ट पार्टी का होल टाइमर रहा हूं काफी दिनों तक, 6-7 साल तक बहुत धुआंधार काम करने के बाद में आखिरी 1-2 साल जो मेरे गुजरे उसमें मेरे अंदर तरह तरह का अनमनापन था। लेकिन इस आधार पर मुझे पार्टी से निकाला नहीं गया, निष्कासित नहीं किया गया। मेरी काम करने की गति भी कम हो गई थी, और ऐसा भी नहीं है कि उस पार्टी को छोड़ के मैं किसी और पार्टी में जाना चाहता था। आज तक नहीं गया हूं किसी और पार्टी में। तो मैं बता ही रहा हूं कि पार्टियों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत स्तर पर होती हैं, नेता की उदारता पर निर्भर करती है इस तरह की व्यवस्थाएं। नेता की उदारता का मोहताज होने की बजाय इस प्रकार की व्यवस्थाओं को संगठन के अंदर बाकायदा होना चाहिए कि भाई ये लोग हैं, अभी कुछ दिन तक ये लोग डोरमेंट रहेंगे, थोड़ा सा
हाइबरनेशन में जाएंगे और फिर निकलेंगे और फिर दोबारा जम के काम करेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो फिर चले जाएंगे पार्टी छोड़ के, जाएंगे। जाना होगा वहां जाएंगे। ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए सब पार्टियों में, ये मेरा कहना है। हालांकि हो सकता है लोग कहें बड़े आदर्श किस्म की बात कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल जरूरी है ये। जी जी। मैं दूसरे प्रश्न पे आने से पहले मैं अपना भी विचार इस पे कर दूं। एक तो आपने अच्छी बात याद दिला दी हिंदी प्रसारणी सभा की। हिंदी प्रसारणी सभा मैं इसलिए क्योंकि उसको एक, मेरे भी कुछ लोग उसमें थे कभी इन्वॉल्व। वो दक्षिण भारत में वो सारे राज्यों में काम करती थी। गांधी जी के जमाने में काका कालेकर, ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे। और एक समय उसकी, जैसा कहा जाता, 6,000 शाखाएं थी दक्षिण भारत में। और आज भी वो बहुत ज्यादा है, आज भी बहुत है जी। और आज हम लोग को लगता है ना कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हिंदी विरोध है। उसी तमिलनाडु में वो सबसे ज्यादा पली बढ़ी थी। ये इसलिए मैंने कहा कि मैटर ऑफ रिकॉर्ड लोगों को पता रहना चाहिए नहीं, कि हिंदी हर चीज प्रचारणी सभा की सबसे ज्यादा शाखाएं तमिलनाडु में ही हैं, नहीं और है। वो आज भी और सक्रिय हैं, वो इम्तिहान लेती हैं, जी पढ़ा रही हैं लोगों को हिंदी, बहुत बड़े पैमाने पे जी लोगों को पता नहीं है। जी। तो वो एक्चुअली अभी क्या हो गया ना, अबे भाई, ये हिंदू खतरे में है, हिंदी खतरे में है, देश खतरे में है, इस तरह की बातें करके जो आरएसएस विचारधारा है उसने इस सबका मटिया मेट किया है। खैर, मैं एक चीज और इसके बारे में एक चीज इसलिए कह दूं क्योंकि वो एक कंपैरिजन ड्रॉ करना जरूरी है, फिर मैं अगले प्रश्न पे आ जाऊं। मैं अपनी बात कह दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी शीर्ष नेता हैं। नेता का एक बड़ा काम ये होता है कि वो किसी और नेता को, एक नेतृत्व को बनाए। वहां पे मैं इसलिए नाम ले रहा हूं, एक उन्हीं के सामने उसी तरह की पार्टी एक ममता बनर्जी है। डेरेक ओबेरन को, जो कहीं से पॉलिटिकल आदमी नहीं था, आज उन्होंने एक अच्छा स्पीकर बना दिया है। उन्होंने महुआ मैत्रा को, जो एक बैंकर थी, मर्चेंट बैंकर, वो आज धुआंधार बोलती है। हिंदुस्तान के पहले बिल्कुल 5 बिल्कुल, अगर माने जाए ये दोनों तो बहुत अच्छे तो उदाहरण है आपके, तो बहुत अच्छे तो उदाहरण ये है मैं आपके। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अरविंद केजरीवाल जी साहब को भी ये प्रश्न पूछना पड़ेगा। अगर आप हरभजन सिंह को ला रहे हैं, अगर आप लवली यूनिवर्सिटी के मित्तल को ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग तो प्रश्न पूछेंगे ना। आप ठीक है, आप कुमार प्रशांत विश्वास को नहीं बनाते, लेकिन अगर आप किसी और को बनाते, आप सौरव गांगुली को बनाते, लोग कहते हैं भाई देखो कुछ इसने था कि नहीं नहीं, देश की लार्जर इंटरेस्ट। मैं ये मानता हूं कि ज्यादा जिम्मेदारी नेतृत्व की है। ये इंडिविजुअल्स को अपने साथ रखना। और एक आखिरी बात कह के, एक एक जीता जाता उदाहरण शशि थरूर हैं, जो सारे वो बीच में उनका, भाई हो सकता है वो जैसा आपने कहा अनबनापन था, उनको लगता होगा मुझे नहीं दिया गया, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन है वही। अब मैं जरा मधु किश्वर जी की बात पे इसलिए आ जाऊं कि वो भी एक इंपॉर्टेंट है। मैं, उन्होंने जो मोदी जी की क्या बात की क्या नहीं की उस पर नहीं, लेकिन वो जिस तरह से रिलेंटलेसली वो लगातार बात कह रही हैं, और लगातार अब वो विचारधारा की बात कर रही है। वो कह रही है मैं तो भाई इतने सालों से कांग्रेस पे हमला करती थी, लेकिन आज तक कांग्रेस ने मुझे इस तरह से ट्रोल नहीं किया था, इस तरह से गाली नहीं दी थी। आज मैंने कुछ कहा है तो मुझे, ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं, मैं इस पे जरा कहूंगा, क्योंकि उनकी टाइमिंग, लगातार इस चीज को लगा उसमें कायम रखना, खुद उसको ड्राइव करना। हम लोग को लगा था कि एक कोई इंटरव्यू आया है उससे क्या, मैं उसके उसके उस पक्ष को नहीं, लेकिन ये इस पे जरा जरूर समझना चाहूंगा आपसे कि मधु किशोर वाला इतने इतना एकदम से वो विचार के रूप में उसको कैसे इतनी सक्रिय हो गई। देखिए, मधु जी सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में मेरी कुलीग रह चुकी हैं, थोड़े बहुत दिन नहीं, बहुत दिन तक, और मेरे उनसे आज भी अच्छे संबंध हैं। किसी से उनके संबंध जैसे भी हों, मेरे संबंध उनसे कभी खराब नहीं हुए, और कभी कभार फोन पे उनसे बातचीत भी होती है। मैं, और बहुत उनके साथ झगड़ा भी हुआ है मेरा, मुझे मानने में, लेकिन कुल मिलाकर हम लोग एक दूसरे से जुड़े भी रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पर। जब वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में हो गई थी, उस वक्त उनके साथ में CSDS के जो फैकल्टी के फोरम होते हैं उनके ऊपर काफी विवाद भी हुआ था, मेरा भी और दूसरे लोगों का भी। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसके दो पहलू हैं। एक तो पहलू व्यक्तिगत है, जिसमें नरेंद्र मोदी के ऊपर यौन दुराचार के आरोप हैं। मैं अभी उनके ऊपर बात नहीं करूंगा कोई, लेकिन मधु जी के आरोप का जो दूसरा पहलू है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं उस यौन दुराचार के पहलू से जुड़ जाएगा है, लेकिन वो मुख्य तौर पर वो नहीं है। और वो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी पहली सरकार बनाई, 2014 की सरकार बनाई, जब ये बहुत बड़े एक आश्चर्यजनक रूप से
खुद इनको भी विश्वास नहीं था कि इन्हें इतने वोट मिलेंगे। हमें याद है जब 2014 की चुनावी मुहिम चल रही थी, नरेंद्र मोदी ने एक वक्तव्य दिया था, वक्तव्य को मैंने भी सुना था। वो ये था कि लोग मेरे नाम पर वोट तो दे रहे हैं, लेकिन कितने वोट मिलेंगे ये अभी देखने वाली बात है। ये नरेंद्र मोदी का कहना था। उन्हें पूरा यकीन नहीं था कि इतने वोट मिल जाएंगे, कि उन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को यह विश्वास नहीं था कि इन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाएगा। नेता ये जरूर मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी और वो उसके नेतृत्व में एक गठजोड़ सरकार बनेगी, जिस तरह कांग्रेस के नेतृत्व में एक गठजोड़ सरकार बन चल रही है, ये मानते थे। लेकिन उनको स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने एक मंत्रिमंडल बनाया। तो मधुकेश्वर की आलोचना वहां से शुरू होती है जब मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह शुरू होती है उनकी। आप देखिए वो कहां से आलोचना शुरू कर रही हैं। वो कह रही हैं कि पहली बात तो ये है कि शपथ ग्रहण समारोह का जिस तरह आयोजन किया गया वो सब बहुत बेहुदा और गड़बड़ था, बहुत गंदा किस्म का आयोजन था। वो एक तो वो व्यवस्थागत उनकी आलोचना है। दूसरी आलोचना यह है कि किस तरीके से लोगों को छांटा गया। फिर उस शपथ ग्रहण समारोह में किस तरह नरेंद्र मोदी ने किनको बुलाया, किनको नहीं बुलाया। मधुकेश्वर जी को बुलाया गया, वो गई वहां पे। उसने उन्होंने देखा मधुकेश्वर ने कि उस समारोह में वो लोग थे ही नहीं जो जिन लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़कर या छुट्टियां लेकर विदेश से आकर नरेंद्र मोदी के लिए काम किया था। वो बहुत महत्वपूर्ण काम किया था और उनको जिताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें उस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा और बाद में उन्हें कुछ जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी ताकि नरेंद्र मोदी अपने उन दावों को पूरा कर सकें, उन वायदों को पूरा कर सकें जो उन्होंने जनता से किए हैं। और मधुकेश्वर जी ये देख के हैरान हो गई कि वहां पूरी तरीके से उनमें से किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया गया। उसमें फिल्म स्टारों को बुलाया गया, उसमें स्पोर्ट्स स्टारों को बुलाया गया, उसमें बड़े बड़े पूंजीपतियों को बुलाया गया, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स वहां मौजूद थे। लेकिन वो लोग नहीं थे जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने में। बाद में वो सब लोग मधुकेश्वर से मिले रुआसे होकर और शिकायती स्वर में उन्होंने कहा, देखिए हमको तो दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। अच्छा, तो इसके जरिए वो दिखाती हैं कि नरेंद्र मोदी का एक नेता के तौर पर किरदार क्या है। वो किस तरह लोगों की क्षमताओं को चूस कर शक्ति प्राप्त करते हैं और फिर उनको फेंक देते हैं कूड़ेदान में या उनको पूरी तरीके से उनका निषेध कर देते हैं। देखिए प्रशांत किशोर उस चुनाव के कई पक्षों का प्रबंधन कर रहे थे। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रशांत किशोर के साथ भी उन्होंने ये किया। प्रशांत किशोर से व्यावसायिक रूप से प्रबंधन कर रहे थे, लेकिन जब प्रशांत किशोर उसके बाद गए कि भाई अब आगे क्या होगा, तो उन्होंने कि आगे जो होगा आपका काम खत्म, आप जाइए। उसके बाद प्रशांत किशोर ने फिर बीजेपी के लिए कभी कोई प्रबंधन नहीं किया और उन्होंने सब पार्टियों के लिए प्रबंधन किया। कभी ज्यादातर कामयाब रहे, कभी नाकाम भी रहे, लेकिन उन्होंने बीजेपी के लिए कभी प्रबंधन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उसका उन्हें बहुत काफी झटका लगा होगा इस बात का। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो व्यक्ति हम लोगों जो 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, वहां भी उन्होंने यही किया था। उन्होंने प्रवीण तोगड़िया, मैं कोई प्रवीण तोगड़िया का फैन नहीं हूं, मैं उनका कड़ा आलोचक हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। प्रवीण तोगड़िया को हेलीकॉप्टर दिया गया और उन्होंने पूरे गुजरात में घूम घूम के 100 मीटिंगें की और उन्होंने एक आक्रामक हिंदुत्व की हवा वहां चलाई, जिसके कारण नरेंद्र मोदी चुनाव जीते अपना पहला और सत्ता में आए। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने पहला आदेश जारी किया, वो ये था कि प्रवीण तोगड़िया को घुसने नहीं देना है सरकार में। उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया। सब लोग हैरत में लगे, ये क्या हुआ। यही काम उन्होंने प्रधानमंत्री बनने पे किया। जिन लोगों ने अपना पसीना लगाया, अपना समय लगाया, अपना धन लगाया, अपने आप को होम दिया उनकी चुनावी मुहिम में, उन सबको उन्होंने ये बताया कि अब आपका काम खत्म हो गया, आप बेकार हैं, आप जाइए, हमें आपकी याद नहीं आती, हमारे मन में और दिमाग में आपकी कोई छवि नहीं है, कोई चित्र नहीं है, आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने धीरे धीरे करके एक मशीनरी विकसित की, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से अमित शाह के जरिए कैप्चर किया और उसको ही एक ऐसी मशीनरी में बदल दिया सब। उन्हें न प्रशांत किशोर की जरूरत रही, न वैसे समूहों की जरूरत रही जिन्होंने उनकी मदद की थी। तो मधुकेश्वर ने जो उनकी आलोचना पेश की है वो इसलिए महत्वपूर्ण है। उससे इस सत्ता के शीर्ष पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है
उसका वास्तविक किरदार सामने आता है। मैं मधुकिश्वर को एक और श्रेय दूंगा। वो श्रेय ये है कि जब वो नरेंद्र मोदी से इंटरव्यूज ले रही थी, अपने मशहूर इंटरव्यू ले रही थी, जो आज भी नेट पे इस वक्त भी उपलब्ध हैं नेट पर, लंबे लंबे इंटरव्यू हुए जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसमें नरेंद्र मोदी ने कैसे मुख्यमंत्री बना जाए, कैसे अफसरों से फाइलें कैसे पढ़ी जाए, प्रशासन कैसे किया जाए, ये सब सीखा नरेंद्र मोदी ने वहां पे, क्योंकि वो तो पहले कभी किसी भी इस तरह के पद पे रहे नहीं थे, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, एमएलए एमपी कुछ नहीं, पार्षद भी नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं रहे थे। नरेंद्र मोदी संगठन के आदमी थे पूरी तरह। तो नरेंद्र मोदी ने, और कोई बहुत ऐसे कोई राज्य शास्त्र के महारथी विद्वान भी नहीं थे, उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के बीच का, खुद ही उन्होंने कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के बीच का अंतर नहीं पता था नरेंद्र मोदी को। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का चैम्बर नहीं देखा था, खुद ही अपने मुख्यमंत्री कहते हैं हमने तो एक बार अटल जी का चैम्बर देखा था बस, केवल प्रधानमंत्री के तौर पर, बाकी तो हम तो कुछ देखा ही नहीं था उन्हें। तो वो भी उस इंटरव्यू में निकल के आता है। तो लीडरशिप स्टडी के लिहाज से देखा जाए तो मधुकिश्वर और नरेंद्र मोदी का जो संबंध है, और समर्थन वाला दौर और आलोचना वाला दौर, दोनों ही दौरों में उनकी जो आउटिंग्स हुई हैं, उनकी अगर जांच की जाए तो आप पाएंगे कि वो लीडर, किसी नेता को समझने में मधुकिश्वर के प्रयासों से जो सामग्री हमें मिलती है, मतलब वो सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस दृष्टि से देखता हूं। अब मैं चलते चलते, क्योंकि बिना उसके मुझे लगता है कि बात अधूरी रहेगी, ये जो एक मैं प्रोफेसर साहब एक फर्क देख रहा हूँ, ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर एक कहीं कहीं लग रहा है कि अंतिम दौर है, ईश्वर करे अंतिम ही दौर हो। लेकिन इसमें एक और चीज हुई, अमेरिका ने जिसने धूमधाम से इसको शुरू किया था, आज अभी और जितनी गाली गलौज ट्रम्प करते हैं, एक नया चीज आई, कल एक डेवलपमेंट आया कि यूएन में कुछ इन लोग पुश करना चाह रहे थे, खाड़ी के कुछ देश, जीसीसी के देश, ये अमेरिका के इशारे पे, उसको ब्लॉक किया चाइना, रशिया और फ्रांस ने। तो उन 5 में अब एक गुट ये 3 का ऑलरेडी हो गया, और ट्रंप ने बिना बात के मैक्रोन को, उनकी बीवी कैसे उनसे बात करती है, उनको क्या ट्रीट करती हैं, इस तक को अगर बाहर ले आए हैं, इसको भी अगर वो सार्वजनिक चर्चा में लाए हैं, तो आपसे भी कोई पूछेगा कि तुम एप्स्टीन के साथ क्या क्या करते थे, क्योंकि ये तो आप ही शुरू कर रहे हैं ना कि उनकी बीवी उनसे कैसे बात करती है। मुझे ये लगता है कि इससे जो एक बड़ा पक्ष, जो वो जीत पाए नहीं जीत पाए, ईरान में कर पाए, लेकिन अमेरिका का जो लार्जर लॉस हुआ है वो ये हुआ है कि उसके बहुत से देश जो चुप रहते थे, जो ये मानते थे कि भाई बड़ा देश है, इससे दुश्मन, उनको भी उनकी हरकत की वजह से ओपन में आना पड़ा, और अमेरिका अब धीरे धीरे अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। प्रोफेसर साहब, इस पे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस तरह के नेता हैं कि वो लोगों से वो सलाह चाहते हैं जो सलाह वो सुनना चाहते हैं। उन्हें ऐसे सलाहकार चाहिए जो सलाहकार उनका मन पढ़ के वो सलाह दें, इससे वो खुश हो जाए, राजा खुश हो जाए। तो अब वो उन्होंने अपने जनरलों को निकालना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि इस युद्ध को वो नहीं जीत पाए, तो उसका ठीकरा वो जनरलों के दरवाजे पे फोड़ रहे हैं। क्योंकि इन्हीं जनरलों ने मेरे ख्याल से ये भी सलाह दी है कि अगर आपने खर्ग द्वीप के ऊपर वहां पे सैनिक उतारे वहां पे, तो आपका कबाड़ा हो जाएगा। तो इससे भी वो खिसियाए हुए हैं। जनरलों ने ये सलाह क्यों नहीं दी कि सैनिक उतार दो और कार्रवाई शुरू कर दो। तो ये सब ये डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग जो है वो एक पूरी तरीके से खुले नंगे तानाशाह का दिमाग है। अब वो एक लोकतांत्रिक देश में के चुने हुए शासक बन गए हो, एक बार नहीं दूसरी बार बने हैं। ये भी एक विडंबना है कि लोकतंत्र में कैसे कैसे लोगों को मौका मिल जाता है। हमारे यहाँ का शासक भी ऐसा ही है कि लोकतंत्र में कैसे कैसे लोगों को मौका मिल जाता है और वो बहुत बहुत समय तक लोकप्रिय बना रहता है और सत्ता में बना रहता है। वो तो अमेरिका में, मुझे अमेरिका में तीसरी बार चुनाव लड़ने की वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है, वरना डोनाल्ड ट्रंप तो फिर भी चुनाव लड़ते हैं और हो सकता है फिर से वो चुनाव जीत जाते। क्योंकि आप देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो पहला चुनाव जब हारा तो उसने कहा कि मेरा चुनाव चुरा लिया गया है, और वो व्हाइट हाउस से जा नहीं रहा था और उसी के समर्थकों ने वहां हमला भी कर दिया, उसके ऊपर उसमें मुकदमा भी चला। उसके बाद वो तमाम सारी अदालती मामलों में उलझा रहा, अपने व्यक्तिगत जीवन में एक पूर्ण स्टार से संबंधों को लेकर उलझा रहा, अदालत ने उनको दोषी भी ठहरा दिया। इतना सब दिक्कत में उलझने के बावजूद भी वो काफी ठप्पे के साथ फिर चुनाव जीत गया, एक बार चुनाव हारने के बाद। इसका मतलब है कि अमेरिका में उनका एक बड़ा समर्थन आधार है जो उन्हें तीसरी बार भी चुनाव जिता सकता है।
तो ये जो लोकतंत्रों की ये जो समस्या है, इस समस्या को डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की रोशनी में हम लोगों को देखना चाहिए कि ऐसे-ऐसे लोग भी लोकतंत्रों के नायक बन जाते हैं। और जी, और जी। वो मूर्ख किस्म के और अंधभक्त टाइप के, जिसको भारत में अंधभक्त कहते हैं, समर्थकों का एक ऐसा बड़ा जमावड़ा पैदा करते हैं वो लोग, जिसमें औरतें टीवी पे आके कहती हैं, सोशल मीडिया पे कहती हैं कि हर माँ की गर्भ से नरेंद्र मोदी पैदा होना चाहिए, हर घर में इस प्रकार के डायलॉग बोलती हुई औरतें नजर आती हैं। ये सब भी हमारे लोकतंत्र की जो है, वो एक हमारे लोकतंत्र का बहुत अफसोसनाक यथार्थ है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रो साहब। और मुझे हरदम लगता है कि हम लोग मूल रूप से पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं, और देश के इन चुनावों में हम लोग पॉलिटिकल एनालिसिस को कहीं ऐसे ढकेल दिया गया है पीछे बहुत से और कारणों से। और जो ये एक आरोप लगता है कि ये सारा कुछ अमेरिका ने एप्स्टीन फाइल के ऊपर, जिसको कहते हैं ना, पानी डालने से या उसको डाइल्यूट करने के लिए किया। कभी-कभी लगता है कि शायद कुछ इस तरह की चीज़ों में वो कामयाब भी रहा। जी। चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी।